वेलकम 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 टू फोर्ब्स एजुकेशन। आपका स्वागत है। जैसा कि करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही और आपको पता है इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में। और एक वीक का हमारा पूरा कंक्लूड हो गया है। उसके कंबाइंड क्वेश्चंस भी आने वाले हैं जो पूरे के पूरे आपको रहे वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। साथ में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 10th और 11th मार्च का रहेगा जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा। और साथ में हम देखेंगे कुछ प्रीवियसली क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। और ये जो करंट चल रहा, करंट के साथ में हम बात करेंगे स्टैटिक के बारे में। और आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बता दें कि रेलवे ने अपना कैलेंडर जारी किया जिसके बिहाफ पर आपके सिलेक्शन के लिए पूरी तरह से इसमें क्या होगी, बात होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को जो काफी अच्छा रहेगा। चलिए फर्स्ट करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। आप याद रखिएगा, अगर आपने प्रीवियस सीरीज नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके उन सीरीज को वॉच करिएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। पहला क्वेश्चन आज का प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू awarded the president standards to 45 squadron and 221 squadron and the president color to 11 base repair depot and the 509 signal unit at the ceremony at Air Force Station Hindon on March 8। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाइए। अध्यक्ष श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 8 मार्च 2024 को वायुसेना स्टेशन हिंडन में एक समारोह में 45 स्क्वाड्रन और 221 स्क्वाड्रन को राष्ट्रपति मानक, 11 बेस रिपेयर डिपो और 509 सिग्नल यूनिट को राष्ट्रीय ध्वज से सम्मानित किया। इन द सेंस राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एयर फोर्स के अद्वितीय योगदान के लिए यह सिनेरियो किया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए किया गया। क्या किया गया, एक बार आपको एक रिवीजन ले लीजिए। एयर फोर्स को अवार्ड दिया गया कितने क्षेत्रों में, 4 क्षेत्रों में यह अवार्ड प्रदान किया गया। साथ में कहां दिया गया, हिंडन। हिंडन कहां है, उत्तर प्रदेश में। कौन से फील्ड के, कौन से आर्मी को दिया गया, वायुसेना। साथ में राष्ट्रपति जी ने क्या किया, पर्टिकुलर वायुसेना के अद्वितीय योगदान को याद किया। और याद करते हुए इन्होंने कहा कि एयर फोर्स या वायुसेना ने 4 युद्धों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1948 की बात हो, 1962 की बात हो, 1999 की बात हो और 1971 की बात हो। इन चारों युद्धों में एयर फोर्स का अद्वितीय योगदान रहा। साथ में युद्ध के साथ में एयर फोर्स रेस्क्यू ऑपरेशन जितने भी होते हैं उसमें भी मदद करती है। वंदे भारत स्कीम, जैसे यमन से बहुत सारे नागरिक सीरिया, रशिया, सीरिया, इराक, यहां पर काफी नर्सेस वगैरह फंसे थे, उनको वापस लाने में एयर फोर्स का काफी योगदान रहा। कितने क्षेत्रों में अवार्ड मिला, याद रखेंगे 4 क्षेत्रों में। स्क्वाड्रन रिल्टर में कहां दिया गया, हिंडन में। कहां प्रदान हुआ बेटा, हिंडन। और हिंडन कहां है, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में। हिंडन कहां पर है, उत्तर प्रदेश में स्थित है हिंडन। तो कहां पर दिया गया, हिंडन में। और हिंडन कहां है, यूपी, उत्तर प्रदेश। इसके बाद इन्होंने कहा कि वायुसेना का अद्वितीय योगदान, तो आपको याद रखना है वायुसेना दिवस। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को। बिल्कुल याद रखेंगे 8 अक्टूबर को ईच एंड एवरी, हर साल मनाया जाता है आपका वायुसेना दिवस। इसी की याद में आप याद रखिएगा आर्मी डे या थल सेना दिवस। थल सेना दिवस या इसे जानते हैं बेटा आर्मी डे के नाम से। हर साल मनाया जाता है ये 15 जनवरी को मनाया गया। और नेवियल डे, अगर आपसे पूछा जाए नेवियल डे या नौसेना दिवस, कौन सा दिवस बेटा, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, हर साल 4 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है। कब सेलिब्रेट होता है, 4 दिसंबर। काफी इंपॉर्टेंट बना। तो 4 क्षेत्रों में हिंडन एयरपोर्ट पे ये ऑर्गेनाइजेशन हुआ। यहां पर माननीय राष्ट्रपति पर्टिकुलर किसने, द्रौपदी मुर्मू ने 8 मार्च 2024 को प्रदान किया एयरफोर्स में। 4 क्षेत्रों में, हिंडन में। और वायुसेना के अद्वितीय योगदान को याद रखा गया। द
द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर द एयरफोर्स। कहा गया एयरफोर्स डिफरेंट वॉर के साथ में डिफरेंट रेस्क्यू ऑपरेशन सब में मदद लेती है। तो कहां पे है हिंडन? आपको याद रहेगा हिंडन आपका पर्टिकुलर स्थित है, कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर आनंदीबेन पटेल। ये आपको याद रहेगा। लखनऊ से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमने बताया था, तरकासी प्रणाली वहां की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके न्यूज में थी। तो ये करंट अफेयर्स पहला आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा कि द्रौपदी मुर्मू ने 8 मार्च को वायुसेना में 4 क्षेत्रों में अवार्ड दिया। अगला क्वेश्चन, यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्ट्री श्री हरदीप सिंह पुरी inaugurated the 5th ONGC पैरा गेम्स इन न्यू दिल्ली ऑन 8 मार्च। एक्चुअल में हुआ क्या? केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने 8 मार्च 2024 को कहां? नई दिल्ली में। ONGC प्रमोटर है, पैरा गेम्स का उद्घाटन किया। जब से मोदी जी आए उन्होंने पर्टिकुलर क्या किया? खेलों के लिए अद्वितीय योगदान बनाया है। कई सारे स्पोर्ट्स डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के लिए खेलो इंडिया मूवमेंट, उसी प्रकार से दिव्यांग जनों के लिए, पैरा एथलीट्स के लिए नेशनल गेम्स आयोजित किए गए। ONGC इनॉग्रेशन कंपनी कौन सी? ONGC फुल फॉर्म ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। उद्घाटन कहां किया? नई दिल्ली में। कहां किया गया बेटा? नई दिल्ली में। खेलों को बढ़ावा देने के लिए पैरा गेम्स का मतलब जितने भी दिव्यांग हैं, दिव्यांग की गेम्स की घोषणा हुई। किसके लिए किया गया? दिव्यांग जनों के खेलों को बढ़ावा देने के लिए किया गया। कहां पर आयोजित हुआ है? नई दिल्ली। इनॉग्रेशन किसने किया? हरदीप सिंह पुरी। कौन है ये? पर्टिकुलर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री हैं। क्या नाम है इनका? हरदीप सिंह पुरी। बिल्कुल याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेगा। तो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री, यूनियन पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी इनॉग्रेटेड द ONGC पैरा गेम्स इन दिल्ली। कहां पे किया बेटा? दिल्ली में। कहां पर किया? दिल्ली में। पैरा गेम्स का मतलब है कि जैसे सामान्य खिलाड़ी क्या करते हैं, काफी ज्यादा प्रमोशन ओलंपिक में भाग, उसी प्रकार पैरा ओलंपिक भी होता है। तो उन खिलाड़ियों के लिए यह ऑर्गेनाइजेशन बना। और हाल ही में अभी आपने क्रिकेट के पर्टिकुलर काफी प्रसिद्ध खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को देखा होगा। तो उन्होंने एक खिलाड़ी कश्मीर जब विजिट पे थे तो वहां पर एक खिलाड़ी आमिर था जिसके हाथ नहीं थे, तब भी वो क्रिकेट खेलता था, बॉलिंग भी बैटिंग भी करता था। तो वो दोनों प्रणाली में उसका वीडियो वायरल हुआ और उस वजह से काफी ज्यादा प्रमोशंस उस बिहाफ पे दिए गए। इसलिए उसका भी नाम याद रखिएगा, कश्मीर से संबंधित क्रिकेटर्स है वो। क्लियर रहेगा? तो ये कहां पे हुआ? नई दिल्ली में। ONGC पैरा गेम्स। ONGC पैरा गेम्स कहां पे? नई दिल्ली। बिल्कुल याद रखिएगा। अगले करंट अफेयर्स में बढ़ेंगे। उम्मीद है आपको दोनों याद होंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। क्लियर? ठीक। अगले में दोनों आपको क्लियर रहेगा। वायुसेना के अवार्ड की बात आई, साथ में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने 8 मार्च को नई दिल्ली में 5वें ONGC का उद्घाटन किया। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेलवे, SSC, बैंकिंग, हर एग्जाम में छपने वाला ट्रिपल स्टार क्वेश्चन। इंडिया वॉज अवॉर्डेड द मीजल्स एंड रूबेल कैंपेन awarded on 6th March 2024 for exemplary effort in the prevention of measles and rubella disease। खसरा और रुबेला रोगों की रोकथाम में अनुकरणीय प्रयासों के लिए भारत को 6 मार्च 2024 को खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया। किसने किया है, कहां किया, क्या क्या चीजें, पूरा डिस्कशन होगा। बीमारी कौन सी है? खसरा रुबेला। यह बीमारी किसके कारण फैलती है बेटा? विषाणु के कारण। डिसीजेस ड्यू टू द वायरस। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है, किसके कारण फैलती है ये? वायरस या विषाणु के कारण फैलने वाली बीमारी है। और उसी के बिहाफ पर ये चीजें क्या है आपके लिए बनती हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसके बारे में देख लेते हैं। WHO ने केप वर्द को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है। किसको घोषित किया है? यह इंपॉर्टेंट करंट में बनेगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं यह अवार्ड दिया किसने? USA में भारत के उपराजपूत श्री प्रियंका रंगनाथ ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। किसने प्राप्त किया है? इंडियाज डिप्टी एम्बेसडर। किसने? इंडियाज डिप्टी एम्बेसडर टू USA
श्रीप्रिया रंगनाथन रिसीव द अवार्ड। ये जो अवार्ड है किसके लिए था? रुबेला के लिए, खसरा के लिए। वो अवार्ड किसको? अमेरिका में भारत के उप राजदूत श्रीप्रिया रंगनाथन ने लिया। खसरा एक कैसी डिसीज है? संक्रामक रोग है। मिजल्स इज ए हाईली कंटेजियस डिसीज। मिजल्स इज कॉज्ड बाय द मोरबीली वायरस। आपसे बताया मैंने ये वायरस के कारण डिसीज है। तो कौन से वायरस से होती है? मोरबीली वायरस। कौन से वायरस से होती है? याद रखिएगा, मोरबीली वायरस, बिल्कुल याद रखिएगा। अवार्ड किसने लिया है? इंडियाज डिप्टी एम्बेसडर टू यूएसए श्रीप्रिया रंगनाथन हैज रिसीव्ड द अवार्ड। खसरा एक संक्रामक बीमारी हो गई। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स इंक्लूडेड रेड स्पॉट ऑन द बॉडी, कफ, रैनी नोज एंड स्वेलिंग इन द आईज। क्या होता है खसरा में? शरीर पर लाल धब्बे पड़ते हैं, खांसी आती है, नाक बहता है, आंखों में सूजन। ये देखिए छोटे छोटे यहां पर क्या है? स्पॉट्स आ जाते हैं। खासकर बच्चों बड़ों सबको ये प्रभावित करता है। रुबेला खसरा का ही एक प्रकार है। रुबेला इज अ टाइप ऑफ मिजल्स। ये भी क्या है? एक प्रकार के खसरे का प्रकार है। और रुबेला को जर्मन खसरा भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है रुबेला इज ऑल्सो कॉल्ड द जर्मन मिसल्स। जर्मन, क्योंकि आपको पता है जितनी भी वायरस के कारण ये एक बहुत बड़ी महामारी थी। पहले भारत इसको धीरे धीरे करके आया। गांवों में होता था, गांव के गांव साफ हो जाते थे। एक व्यक्ति के हुआ इन्फेक्टेड डिसीज से, जैसे कोविड आया तो कोविड की वैक्सीन की वजह से बहुत सारे लोग बचे, लेकिन इसमें बचने का कॉन्सेप्ट बहुत कम था। ये एक महामारी के रूप में आती थी और इसे जर्मन वायरस या जर्मन के नाम से भी जाना जाता था। हाल ही में भूटान ने रुबेला को समाप्त किया है। रुबेला एक प्रकार की वायरस डिसीज है जो खसरा का ही प्रकार है। भूटान तक इससे क्या हो चुका है? मुक्त हो चुका है। भूटान को पूरी तरह से इससे मुक्त घोषित कर दिया गया। क्लियर रहेगा? अवार्ड किसने लिया यह भी आप याद रखिएगा। यह अवार्ड किसने प्राप्त किया था? बिल्कुल याद रखेंगे। यह अवार्ड पाने वाला जो व्यक्ति था वो यहां के उप राजदूत जो थे, इन्होंने यह अवार्ड को क्या किया था? वहां पर प्राप्त किया था। क्या नाम था वो भी? ये कैसी बीमारी थी? किस प्रकार की बीमारी थी? ये वायरस के कारण थी। डिसीजेस ड्यू टू द वायरस। किसके कारण थी ये? वायरस के कारण होने वाली बीमारी थी। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तीसरा ये बनता है, जब ये डिसीज वायरस के कारण रही तो इन्होंने कहा कि ये सबसे पहले जर्मन वायरस के नाम से भी जानी जाती थी। किस नाम से जानते थे इसे? जर्मन वायरस के नाम से भी इसे जाना जाता था, या इसी को जर्मन वायरस भी कहते थे। इसके बिहाफ पे भी क्वेश्चंस यहां क्या है? काफी ज्यादा बनते हैं। और आपके लिए रुबेला खसरा का ही क्या है? एक ही प्रकार होता है। रुबेला को जर्मन वायरस के नाम से भी क्या किया गया? जाना गया। इसी के बिहाफ पर काफी ज्यादा क्वेश्चंस क्या हैं इसमें बनेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब अगला देखते हैं कि WHO ने केप वर्दे को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है। किसको किया है? केप वर्दे। हु हैज डिक्लेयर्ड? WHO हैज डिक्लेयर्ड द केप वर्दे ए मलेरिया फ्री कंट्री। मलेरिया फ्री कंट्री किसको घोषित किया गया? केप वर्दे। और NIHMNS संस्था को WHO के द्वारा नेशनल मंडेला पुरस्कार दिया गया। NIMHSN ऑर्गेनाइजेशन हैज गिवन द 2024 नेशनल मंडेला अवार्ड। और काला जार मुक्त पहला देश कौन सा बना? बांग्लादेश। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। काला जार मुक्त देश कौन सा बना है? बांग्लादेश। काला जार मुक्त देश किसे घोषित किया गया है? बांग्लादेश को घोषित किया गया। बिल्कुल याद रखेंगे। तो रुबेला एक कैसी डिसीज है? किसके कारण फैलती है? क्या क्या क्वेश्चन है इसके? ये पूरी चीजें आपको याद होनी चाहिए। किसके कारण थी? एक बार कमेंट करके आप बता देंगे। रुबेला किसके कारण होती थी बीमारी? वायरस के कारण होने वाली डिसीज थी। जब ये वायरस के कारण थी तो सबसे ज्यादा ये बीमारी जो है पहले सबसे बार कहां फैली? जर्मन रुबेलास के नाम से भी इसे जाना जाता था। जर्मनी रुबेला के नाम से भी इसे क्या है? जाना जाता था। और उसी के बिहाफ पर यह पूरा का पूरा क्या हुआ? आपके लिए इंपॉर्टेंट बना था। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। यह आपको उम्मीद है पूरी तरह से याद है। एक बार आप देख भी सकते हैं
क्या क्या हुआ? यूएसए के उपराज्यपाल श्री प्रिया रंगराजन को यह पुरस्कार दिया गया। यह अवार्ड किसको दिया गया? श्री प्रिया रंगराजन को यह अवार्ड दिया गया। किसके कारण फैलती है? तो यूएसए के जो खसला जो है मेरबली वायरस के कारण होती है। शरीर में कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, कौन सी चीजें इसके लिए बनी हैं, काफी कुछ ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ें। क्लियर। तो एक क्वेश्चन और बता दीजिएगा, हाल ही में किस देश को कालाजार मुक्त घोषित किया गया? किस देश को कालाजार मुक्त घोषित किया गया? हाल ही में किस देश को कालाजार मुक्त घोषित किया गया है? मतलब कालाजार से पूरी तरह से फ्री। कालाजार भी क्या है? एक प्रकार की डिसीज है, और इससे क्या किया गया? इसको पूरी तरह से फ्री घोषित किया गया। तो कौन सा राज्य था जिसको पूरी तरह से फ्री घोषित किया गया इसके बिहाफ पर? तो बिल्कुल याद रखेंगे, इसमें किसको घोषित किया गया है? वेरी गुड, बांग्लादेश को। किसको घोषित किया गया? बांग्लादेश को इसमें घोषित किया गया। काफी इंपॉर्टेंट बना। अगले करंट अफेयर्स में हम बढ़ते हैं, जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो 3 करंट अफेयर्स अभी तक हमने डिस्कस किए। उम्मीद करता हूं 3 के तीनों आपको क्या होंगे, याद होंगे। सबसे पहले वायुसेना के कितने क्षेत्रों को यह अवार्ड दिया गया था? तो वायुसेना के कितने क्षेत्र? 4 क्षेत्रों को यह पुरस्कार क्या किए गए? दिए गए थे। 4 क्षेत्रों को यह पुरस्कार क्या थे? प्रदान किए गए थे। आगे बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट अगली जो कहानी है हमारी पर्टिकुलर चलेगी। तो यह था हमारा करंट अफेयर। खसरा और रुबेला के लिए विषाणु से फैलता है। हाल ही में भारत को चैंपियन घोषित किया गया। भूटान इससे मुक्त हुआ। और कालाजार से पहला देश कौन सा था? कालाजार से पूछा जाए, प्रथम देश, फर्स्ट कंट्री ऑफ कालाजार, ये कौन सा था आपका? बांग्लादेश। कौन सा बना था बेटा? बांग्लादेश। बिल्कुल याद रखेंगे। कालाजार से फिक्सेशन किसको दिया गया था? बांग्लादेश को। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, यह आपके एग्जामिनेशन के लिए भी बनता है। आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर। अगला जो करंट अफेयर्स है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। हरदीप सिंह पुरी ने पैरा ओलंपिक का भी गठन किया था, याद रखिएगा। पैरा ओलंपिक के लिए कौन थे? हरदीप सिंह पुरी। उनका भी नाम आपको याद रखना है, पैरा ओलंपिक के लिए हरदीप सिंह पुरी को। क्लियर। अगला, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स organized a webinar on Vikas Bharat Corporate Governance for 2047 on March 7. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने 7 मार्च 2024 को विकसित भारत 2047 के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर वेबिनार का मतलब क्या है? मोदी जी की योजना है कि हम 2047 तक भारत को विकसित श्रेणी में ला देंगे। तो विकसित भारत योजना के लिए वेबिनार बनाया गया। कहां आयोजित हुआ? यह वेबिनार ऑनलाइन था, जिसके प्रमोटर्स पर्टिकुलर आपके इंडिया में मिनिस्ट्री की मदद से, कॉरपोरेट मिनिस्ट्री की तरफ से यह लिया गया, जिसमें भारत के अगले कुछ वर्षों में विचारधारा कैसे विकास हो सकता है, कौन कौन सी चीजें हैं, उसके लिए काफी प्रमोशंस पर जोर दिया गया। और उसी के बिहाफ पर पूरी की पूरी चीजें क्या हुई? आपके लिए इंपॉर्टेंट बनी। तो आपका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनाइए कि किसने इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर कॉरपोरेट अफेयर्स, IICA, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर कॉरपोरेट अफेयर्स ने भारत विकसित कब किया? 7 मार्च को। कितने के प्लान कर रहा? वर्ष 2047 के एक्सप्लेनेशन के लिए कि कैसे हम उसको बढ़ा सकते हैं। अगला, यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह लॉन्च द नेशनल कोऑपरेटिव डाटाबेस पोर्टल एंड रिलीज द नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस 2023 ए रिपोर्ट इन न्यू दिल्ली ऑन 8 मार्च। काफी बड़ा काम हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 8 मार्च 2024 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पोर्टल लॉन्च किया और राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस 2023 एक रिपोर्ट जारी की। एक्चुअल में कहां किया गया? याद रखेंगे सर, नई दिल्ली में। यह ऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ? नई दिल्ली। क्या पब्लिश हुआ है इसमें? सहकारी डेटाबेस।
क्या पब्लिश हुआ है इसमें? सहकारी डेटाबेस पब्लिश। अब सहकारी डेटाबेस का क्या मतलब है? आपको पता है आजादी के बाद काफी ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटीज आई थी। उन सोसाइटीज के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इन्होंने एक डेटाबेस तैयार किया। कौन कौन सी सोसाइटीज है, कौन सी काम कर रही हैं, कौन सी नहीं कर रही, उसके लिए इंपॉर्टेंट वर्कशीट फ्लो बनाया है। तो अमित शाह ने इसके लिए नई दिल्ली में क्या किया? एक ऑर्गेनाइजेशन किया। आपको याद होगा हाल ही में सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी की 4 कंपनीज थी जिनने सहारा के पर्टिकुलर कई सारे बहुत सारे करोड़ों रुपए का गबन था, पैसा उसके पास था। अब उस मनी को सरकार क्या कर रही थी? धीरे धीरे जनता को लौटाने के लिए एक कमेटी बनाई और बोला पैसा देंगे। कुछ कम लोगों को पैसे मिले उस पे, बाकी लोगों को पैसे नहीं प्रदान किए गए। लेकिन देखिए आगे सरकार की क्या रणनीति रहती है। सहकारी डेटाबेस उसी प्रकार की नीतियों के लिए पूरा का पूरा फॉलोशिप के लिए बना हुआ है। तो यह आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। किसने किया? केंद्रीय सहकारी मंत्री, जो गृह मंत्री हैं यही सहकारी मंत्री अमित शाह हैं। इसका इनॉग्रेशन किसने किया? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस भी तैयार किया है। क्या किया है? राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस तैयार किया गया और इसके बिहाफ पर चीजें एक रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। अगला, यूनियन मिनिस्ट्री श्री अर्जुन मुंडा इनॉग्रेटेड द एग्रीकल्चर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एट कृषि भवन। केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने 8 मार्च 2024 को कृषि भवन दिल्ली में कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण के, एक्चुअल में है क्या? भारत एक कृषि प्रधान देश है, मतलब भारत में एग्रीकल्चर को काफी बड़ा रोल पे होता है, काफी बड़ा नाम है। तो उसी एग्रीकल्चर के कमान के लिए एग्रीकल्चर में मानसून का बहुत बड़ा योगदान है, साथ में आपको सीजन्स पता चल जाएं, तो उसके लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने क्या किया है? एक कमेटी का गठन किया और उसने क्या किया? कृषि कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया। मतलब ये पूरी तरह से बताना चाहते कि एग्रीकल्चर को कैसे और ज्यादा बढ़ावा मिल सकता है, कैसे हम इसमें सस्टेनेबल ग्रोथ कर सकते हैं और कैसे इसकी ग्रोथ बढ़ेगी। तो उसके लिए इन्होंने कृषि भवन में, दिल्ली में कहा किया गया? कृषि भवन में आयोजित हुआ। काफी ज्यादा अमित शाह सहकारी डेटाबेस याद रहेगा, हरदीप सिंह पुरी आपको पैरा ओलंपिक्स वाला याद रहेगा, राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू और रुबेला का ये था। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस बिकम द फर्स्ट कंट्री टू मेक अबॉर्शन ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। फ्रांस गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला पहला देश। एक्चुअल में भारत में रोक है, लेकिन फ्रांस ने क्या किया? गर्भपात को क्या किया? विश्व का जिसने गर्भपात को अधिकार को अपने संविधान में शामिल किया, इसने क्या किया है? गर्भपात को अपने संविधान में शामिल किया है। कौन सा पहला देश संविधान में शामिल किया? सबसे पहला देश बना है। ही प्रोवाइडेड द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। फ्रांस हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड to incorporate the right to abortion its constitution। कितने? फ्रांस में 780 ने पक्ष और विपक्ष, इसके लिए वोटिंग प्रणाली ली गई। वोटिंग में 780 ने इसके पक्ष पर वोट किया, बोला हां कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होना चाहिए, और 72 ने इसके विपक्ष में वोट दिया है। इस वजह से फ्रांस क्या हुआ? काफी ज्यादा बना। तो सबसे पहला देश कौन सा बना? फ्रांस बना। क्या प्रोवाइड किया है? अबॉर्शन को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया है। अबॉर्शन को क्या प्रोवाइड किया गया है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिया गया है। गर्भपात के अधिकारों को मजबूत करना, ऑब्जेक्ट क्या था? ट्रू स्ट्रेंथनेस अबॉर्शन राइट। गर्भपात के अधिकारों को मजबूत करना, इसका उद्देश्य क्या था? गर्भपात के उद्देश्यों को मजबूत करना, टू प्रोवाइड द स्ट्रेंथनेस ऑफ द एबॉर्शन, एबॉर्शन के लिए किया गया था ये। 1975 में फ्रांस में एक कानून पास किया था जिसके तहत गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। 1975 में गर्भपात को अपराध श्रेणी से बाहर रखा था। अपराध श्रेणी से बाहर कौन से देश ने रखा था? फ्रांस ने। एक्चुअल में है क्या? गर्भपात का मतलब होता है मिस्कैरेज, मतलब बच्चा है, बच्चे को आप मरवा देते हैं पेट में ही, उस प्रकार की चीजें, अबॉर्शन जिसे कहा जाता है। तो फ्रांस में क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दे दिया गया, हाँ आप मरवा सकते हैं। भारत में क्या है? नहीं है।
1975 में फ्रांस ने क्या किया था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बना दिया था, उसी के बिहाफ पर ये चीजें चली थी। और वर्ष 2023 में अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने 50 साल पुराने फैसले को पलटकर संवैधानिक दर्जा दिया है। मतलब इसके बाद, फ्रांस के बाद, इन द ईयर ऑफ 2023 अमेरिका 50 वर्ष पुराना फैसला, 50 वर्ष पुराना फैसले को क्या किया है, तोड़ दिया है। और इसने भी गर्भपात को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देने की घोषणा कर दी है। एक्चुअल में पहले क्या होता था, लोग जबरदस्ती अबॉर्ट कराते थे। उस अबॉर्शन से बचने के लिए इन्होंने क्या किया, अबॉर्शन यदि कोई करा रहा है तो उसको क्या किया गया, सजा का प्रावधान रखा था। लेकिन फ्रांस ने उसमें क्या किया, 1975 में ही सजा हटा दी थी, जिसके बाद धीरे धीरे उसके कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में काफी ज्यादा प्रमोशंस हुए और उस प्रमोशंस को, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को उसने किया और फर्स्ट कंट्री बना, पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया है। अमेरिका ने भी राइट्स नहीं दिया, इसने केवल बदला है। उस फैसले को बदलकर आगे के सिनेरियो के लिए पूरा का बढ़ाने का निर्णय लिया है। तो विश्व का पहला देश कौन सा बना है, फ्रांस बना। फ्रांस ने क्या किया है, गर्भपात को पूरी तरह से बता दिया कि ये आपका क्या है, पूरी तरह से एक प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया, संवैधानिक अधिकार हो चुका है। और इसके बारे में क्या बताया, इसका मतलब क्या था, गर्भपात के उद्देश्यों को मजबूत करना, अबॉर्शन को पूरी तरह से मजबूत करने के लिए पूरा बना है। अब यह पूछा गया कि जब ये पूरा का पूरा कानून बना था और इसमें पूरी चीजें थी, तो फ्रांस से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स हम देख लेते हैं। फ्रांस जो था काफी बड़ा बना, तो फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे कौन है, फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो इस बार के गणतंत्र दिवस समारोह के मुखिया थे। क्या नाम था, पर्टिकुलर राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रो। एमैनुअल मैक्रो, राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रो वर्ष 2024 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। गणतंत्र दिवस के कौन बने हैं, ये मुख्य अतिथि बने हैं, चीफ गेस्ट बनाया गया है इनको। क्या बनाया गया है, चीफ गेस्ट या मुख्य अतिथि बनाया गया। किसको बनाया गया, एमैनुअल मैक्रो को। किसको बनाया गया है, एमैनुअल मैक्रो को, बिल्कुल याद रखिएगा। और फ्रांस ने यूपीआई भी जारी किया है। कहां से जारी किया है, एफिल टावर से। कहां से जारी किया है, एफिल टावर, बिल्कुल याद रखिएगा। फ्रांस ने यूपीआई चालू किया है एफिल टावर से। कहां से जारी किया, एफिल टावर से। इसके बाद यह कहा गया कि फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस, बिल्कुल याद रखिएगा फ्रांस के बारे में। और फ्रांस पहला देश बना जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स प्रोवाइड किया। अमेरिका भी इतिहास में प्रदान कर रहा है। गर्भपात को अपनाने वाला, संवैधानिक संशोधन वाले वाला पहला देश बना। क्लियर रहेगा, संवैधानिक अधिकार वाला पहला देश। अगला, चुनाव आयोग ने एस चोमलिंगम को महाराष्ट्र राज्य का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स में जाएगा एस चोंगलिंगम। व्हाट इज द पर्सन नेम, एस चोंगलिंगम। किसने बनाया है, महाराष्ट्र सरकार ने भारत का पर्टिकुलर एम चोमलिंगम को घोषित कर दिया है। क्या घोषित किया है, पर्टिकुलर मुख्य चुनाव अधिकारी या मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया। तो आप जो बात कर सकते हैं कुछ चुनाव आयोग के बारे में, तो बात की जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग की बात की जाए तो चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई, 25 जनवरी 1950। स्थापना याद रखेंगे, 25 जनवरी 1950 को। इसका काम क्या रहता है, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, और इसके बाद प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इनके क्या कराना, इलेक्शन डन कराना। ये इसका क्या है, उद्देश्य है। तो चुनाव आयोग का गठन कब हुआ, 25 जनवरी 1950 को। गठन कब हुआ है, 25 जनवरी 1950। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कैसी है बेटा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कौन से आर्टिकल में चर्चा है, आर्टिकल नंबर 324 टू 329, बिल्कुल याद रखेंगे, 324 से 329। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, चीफ इलेक्शन कमीशन, मुख्य चुनाव आयुक्त। एक मुख्य होते हैं, दो अन्य होते हैं।
तो ये है राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। और दो अन्य कौन कौन से हैं याद रखेंगे? दो अन्य हैं अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। अनूप चंद्र पांडे ये इलेक्शन कमीशन के हैं और अरुण गोयल, इनको बनाया गया है चुनाव के लिए पर्टिकुलर, अरुण गोयल। तो बिल्कुल याद रखेंगे, चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में मुख्य निर्वाचन अधिकारी को बदला है। चुनाव आयोग का आयोजन 25 जनवरी 1950 को हुआ। यह लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को चुनावों को कराता है। यह कौन से अनुच्छेद में है अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा 324 से 329। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? चीफ इलेक्शन कमीशन है राजीव कुमार। कौन बने हैं? राजीव कुमार। और अदर की बात की जाए तो अनूप चंद्रा और अरुण गोयल। कौन है? अनूप चंद्रा और अरुण गोयल अदर बनाए गए। आपको इंपॉर्टेंट याद रहेगा। आज के अंतिम करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। इन द 10th सीजन ऑफ प्रो कबड्डी लीग, पुनेरी पल्टन वन द टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम बाय डिफॉटिंग हरियाणा स्टीलर्स। प्रो कबड्डी लीग के 10वें सीजन में पुनेरी पल्टन ने हरियाणा स्टीलर्स को 28-25 से हराया। हराया किसने पर्टिकुलर याद रखिएगा? हराया किसने? पुनेरी पल्टन ने। पुनेरी पल्टन कहां की? महाराष्ट्र की टीम है, पुणे की। इसके कैप्टन कौन थे? असलम इलामदार। क्लियर है? और हरियाणा स्टीलर्स हरियाणा की टीम है। यह हारी है 28-25 से, पहली बार खिताब जीता। प्रो कबड्डी लीग कब से स्टार्ट हुआ? वर्ष 2014 से। इसका यह कौन सा सीजन था? 10th सीजन था। और मोस्ट रेडर, इसमें एक खिलाड़ी रेडर होता है और इस बार का मोस्ट रेडर बना है आशु मलिक। कौन बना है? आशु मलिक। कौन सी टीम के हैं? दिल्ली। कौन सी टीम के हैं? दिल्ली से संबंधित हैं। और कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं? बिल्कुल याद रखिएगा, कबड्डी में 7 प्लेयर। कितने प्लेयर होते हैं? 7 प्लेयर। यहां तक चीजें आपको याद हैं? उम्मीद है ये करंट अफेयर्स आपको याद होगा। आज का काफी इंपॉर्टेंट रहा है, 2 दिन का था इसलिए ज्यादा बना। पहला देश गर्भपात को सुरक्षित करने वाला कौन सा? फ्रांस बना है। रुबेला या कालाजार मुक्त देश कौन सा है? बांग्लादेश है। इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल में है? राष्ट्रपति ONGC इस बार का कहां आयोजित हुआ? पैरा गेम्स, वो भी आपको नई दिल्ली याद रहेगा। आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और पूरे करंट अफेयर्स को एक बार और रीड आउट करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में, अगर आपने प्रीवियस करंट अफेयर्स नहीं देखा तो उसको भी देखकर आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू टू ऑल।